काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का भारत का सरकार का मिशन अभी जारी। आज सुबह दुशांबे से एयर इंडिया के विशेष विमान से दिल्ली पहुंचेंगे भारतीय। कल काबुल से पहुंचाए गए थे दुशांबे। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से भारतीयों के साथ अफगान सिख और हिंदू परिवार भी भारत आ रहे हैं। काबुल से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां ला रहे हैं सिख, जो दिल्ली के गुरुद्वारे में स्थापित की जाएंगी। अफगानिस्तान में फंसे 146 लोग कल देश वापस लाए गए। कतर की राजधानी दोहा से 4 विमान दिल्ली पहुंचे। देश लौटे सभी लोगों ने भारत सरकार को शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अब तक वहां फंसे 700 से ज्यादा लोगों को भारत वापस लाया जा चुका है, जिनमें कई अफगानी नागरिक भी शामिल। पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से फोन पर बातचीत की है। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर। अफगानिस्तान संकट पर परसों सुबह 11 बजे केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों के नेताओं को मौजूदा हालात की जानकारी देंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की सीएए वाली टिप्पणी पर ओवैसी का पलटवार। कहा, क्या आपने कानून नहीं पढ़ा? आप गुमराह कर रहे हैं। पुरी ने अफगानिस्तान से आ रहे सिखों का हवाला देकर सीएए की जरूरत बताई थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदू और सिख लोग जिस कष्टकारी दौर से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए नागरिकता संशोधन कानून बेहद जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का आज अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर होगा विशेष सत्र। दोपहर 1:30 बजे से चर्चा होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था, जिसे 89 देशों ने समर्थन दिया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने आज अफगानिस्तान की स्थिति पर G7 देशों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आज वर्चुअली बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता में ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान संकट पर चर्चा संभव। तालिबान ने अमेरिका को दी नई और खुली धमकी। कहा, अगर 31 अगस्त तक अपने सैनिक अफगानिस्तान से वापस नहीं बुलाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तालिबान नेता खलील हक्कानी पाकिस्तानी मीडिया से बोला, हम अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह के विरोधी नहीं थे और दोनों को माफ किया। दोनों लौट सकते हैं वापस। तालिबान ने हाजी मोहम्मद इदरीस को बैंक ऑफ अफगानिस्तान का कार्यकारी डायरेक्टर नियुक्त किया। इससे पहले अजमल अहमदी थे प्रमुख, जो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भागे थे। अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी के प्रमुख अहमद मसूद ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, तालिबान का बढ़ना चरमपंथ को नई ताकत देगा, जिसका असर यूरोप समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तालिबान ने बगलान प्रांत के 3 जिलों पर दोबारा कब्जे का दावा किया है। कहा, नॉर्दर्न अलायंस के 3 जिलों को छुड़ाया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान को पहली बार बगलान प्रांत में ही चुनौती मिली थी। तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद की दहाड़। कहा, सरेंडर जैसा कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं। सालेह भी गरजे, बोले पंजशीर में तालिबान को हार का मुंह देखना पड़ेगा। पंजशीर की ओर जाने वाला सलांग हाईवे बंद किया गया। सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी से मिलकर जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की। दिल्ली में तकरीबन 45 मिनट तक चली ये बैठक। नीतीश कुमार ने एबीपी न्यूज से कहा, पीएम ने सभी नेताओं की बात ध्यान से सुनी। हमें उम्मीद है कि वो जातीय जनगणना की हमारी मांग पर विचार करेंगे, सकारात्मक निर्णय लेंगे। नीतीश कुमार का दावा, जातीय जनगणना कराने की सभी जातियों के लोगों का सही आंकड़ा सामने आएगा। उनके लिए योजनाएं सही से लागू की जा सकेंगी। पीएम मोदी से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा, जातीय जनगणना राष्ट्र हित में है। कल्याणकारी योजना का लाभ वंचित तबकों को मिल सके, इसके लिए जाति के आधार पर जनगणना कराना बेहद जरूरी। जातीय जनगणना पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए जातीय जनगणना कराना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी को इस पर बनाना चाहिए कानून। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के घर आज सुबह 11 बजे गुपकार गठबंधन की बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
फटाफट खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कांग्रेस की कला की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली पहुंचा। आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी से मिलेंगे सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। 2.5 साल बाद सीएम नहीं बनाए जाने से सिंहदेव के नाराज होने की पिछले कई महीने से खबर है। पंजाब कांग्रेस में फिर छिड़ा घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह मल्ली अपने बयान पर कायम। कहा, जो कुछ भी कहना था सोशल मीडिया पर कह दिया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर जानकारी मांगी। बोले, कुछ भी आपत्तिजनक हुआ तो कार्रवाई होगी। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह मल्ली ने फेसबुक पर अपने एक पोस्ट में कहा था, कश्मीर देश के 2 टुकड़े कर उस पर भारत और पाकिस्तान ने कब्जा किया। पाकिस्तान की आलोचना करने पर भी सवाल उठाए थे। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह मल्ली ने कश्मीर वाले बयान पर सीएम अमरिंदर के बाद मनीष तिवारी भी उखड़े। कहा, पाकिस्तान के प्रति झुकाव रखने वाले लोगों को प्रदेश कांग्रेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलविंदर सिंह मल्ली को चेतावनी देते हुए कहा था, कश्मीर पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर न बोले, राष्ट्र विरोधी बयानों से देश का माहौल खराब होगा। कैप्टन खेमे के कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने सिद्धू के सलाहकारों की सोच को तालिबानी बताया। कहा, ऐसी तालिबानी सोच वाले सलाहकारों से किनारा करे सिद्धू। इंदौर पिटाई कांड पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। वो नाम बदलकर चूड़ी बेच रहा था। 2 अलग-अलग आधार कार्ड भी मिले। दोनों पक्षों पर हुई कार्रवाई। कांग्रेस ने एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को झूठा बताया। प्रवक्ता अब्बास हाफिज बोले, ये घटना शर्मनाक। चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति बेगुनाह है, उस पर कार्रवाई गलत। एबीपी न्यूज से बोले नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस इसे बेवजह मुद्दा बना रही है। ये लिंचिंग की घटना नहीं, ये बच्ची से छेड़छाड़ की घटना, जिस पर कार्रवाई की दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इंदौर पिटाई कांड पर असदुद्दीन ओवैसी ने शिवराज सरकार को घेरा। कहा, एमपी के गृह मंत्री खुलकर अपराधियों के लिए बहाने बना रहे हैं। चुनी हुई सरकार और उग्रवादी भीड़ में कोई फर्क नहीं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम की चेतावनी, अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, जिसमें रोज 5 लाख तक मामले आ सकते हैं। 2 महीने तक रह सकते हैं तीसरी लहर का असर। आपको बता दें, इस वक्त जम्मू कश्मीर के सोपोर से आ रही है ये खबर। सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है। आपको बता दें, लगातार मुठभेड़ की खबरें जम्मू कश्मीर से आती रही है और आज सुबह से ही सोपोर में एनकाउंटर चल रहा है। आतंकियों को घेर कर सुरक्षा बल खड़े हैं। सोपोर से एनकाउंटर की बड़ी खबर। आपको बता दें, कल भी श्रीनगर में एक एनकाउंटर किया गया जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया और आज सुबह ही सोपोर से ये बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर की घटना, जहां इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। ताजा जानकारी लिए हमारे साथ आसिफ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आसिफ, ये कौन सा इलाका है जहां मुठभेड़ चल रही है और कितने आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है? शिखा, देखिए, ये रात तकरीबन 10 बजे यहाँ पे कॉर्डन किया गया था। ये सोपोर का सीर हमदान का इलाका है। गनी आबादी वाले इलाके में यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 से 3 मिलिटेंट्स इस इलाके में मौजूद हैं, जिसके बाद यहाँ पे कॉर्डन रखा गया था और रात भर कॉर्डन को रखते हुए आज सुबह तड़के पहली रोशनी के साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों का कहना है कि अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स को सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन सरेंडर की ऑफर ठुकराने के बाद अब दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई है। शिखा जी, आसिफ, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सोपोर से बड़ी खबर, लगातार वहां एनकाउंटर चल रहा है। कल भी हमने आपको खबर दिखाई थी, जम्मू कश्मीर के इलाके में एनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं। कल भी 2 आतंकियों को ढेर किया गया और आज सुबह सोपोर से बड़ी खबर आ रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। जिस इलाके से ये खबर आ रही है उसे सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से घेर लिया है। अमेरिका हो या ब्रिटेन, दोनों जगहों की सेनाएं सिर्फ अपने नागरिकों को ही नहीं, उन अफगानी लोगों को भी ले जा रहे हैं जो तालिबानी राज में एक दिन भी गुजारना नहीं चाहते। इन कोशिशों के बीच तालिबान ने अमेरिका और ब्रिटेन को रेड लाइन की चेतावनी दे दी है। रेड लाइन की ये धमकी अमेरिका और ब्रिटेन को मिली है। जो सुपर पावर दुनिया को धौंस दिखाती है, उसी सुपर पावर को तालिबान ने आंखें दिखाई हैं।
इस बयान के जरिए तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान की जमीन पर अमेरिका या ब्रिटेन का नाम और निशान नहीं देखना चाहता है। तालिबान का ये बयान आया तो अमेरिका ने भी जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। अमेरिका ने साफ किया कि महीने के अंत के बाद उसका भी अफगानिस्तान में रुकने का कोई इरादा नहीं है। तालिबान ने चेतावनी दी, अमेरिका ने भी जवाब दे दिया, लेकिन इस रेड लाइन के खेल में जिंदगी उनकी दांव पर लग गई है जो इस तालिबानी चंगुल में फंसे हुए हैं। अपनों को तो निकाल लिया जाएगा, लेकिन उनका क्या जो अफगानिस्तान के होकर भी अफगानिस्तान के ना रहेंगे, जिन्हें छोड़ देंगे सभी देश अपने हालातों पर मरने के लिए। और देखिए, पूरे अफगानिस्तान में तालिबान को एकमात्र टक्कर पंजशीर में मिल रही है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को लेकर एक बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमरुल्लाह सालेह ने आरोप लगाया है कि तालिबानी अंद्राब घाटी में खाने पीने का सामान और ईंधन नहीं पहुंचने दे रहे हैं। साथ ही आरोप ये भी कि तालिबानी उस इलाके की औरतों और बच्चों को अगवा करके उसे कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों महिलाओं को ढाल बनाकर तालिबानी इधर उधर जा रहे हैं और साथ ही घरों की तलाशी भी कर रहे हैं। पंजशीर के द्वार पर ये तालिबान की ललकार है। क्योंकि आर पार की जंग के लिए अब तालिबान के आतंकी पंजशीर की घाटी के पास पहुंच गए हैं और हवाई फायरिंग कर पंजशीर के लड़ाकों को चेतावनी दे रहे हैं। गोलियों की गूंज से पंजशीर को डराने की कोशिश है। बारूद की गंध को पंजशीर तक पहुंचाने की साजिश है। और तालिबान ये सब उस पंजशीर के साथ करना चाहता है जो आज तक कभी गुलाम नहीं रहा, जो बेइंतहा खूबसूरत है और उतनी ही खूबसूरत है हार न मानने वाली वहां की माटी की तासीर। क्योंकि तालिबान की गोलियों के जवाब में पंजशीर के लड़ाकों की फौज तैयार है उनके साथ अफगान सेना के वो सैनिक जिन्होंने तालिबानी हुकूमत के आगे सिर नहीं झुकाया। और ऐसे में एक तरफ लड़ाकों की भरमार है तो दूसरी तरफ तालिबान की तलवार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। घाटी से उतरने वाली पंजशीर नदी के पुल पर खड़े तालिबानी आतंकी पंजशीर नाम पुकार रहे हैं। पंजशीरान तस्लीम नस्ल दा बुशकीम होता दा गड़ा की कड़ी दी दा बारूद द खैर सराई नहीं दा। वो अपने साथ गाड़ी में लाद कर गैलनों तेल लाए हैं ताकि कई दिनों तक टिका जा सके, पहाड़ों पर गाड़ियों से चढ़ा जा सके। पहली तस्वीर तब की जब तालिबानी आतंकियों का काफिले में सवार सैकड़ों आतंकी और हथियारों से लैस हाथ पंजशीर की ओर रवाना हुए। और आज खबर ये कि वो पंजशीर की घाटी के मुहाने पर पहुंच गए हैं। वो घाटी के किनारे खड़े होकर उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के लड़ाकों को ललकार रहे हैं, धमका रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि अब जंग मुकर्रर हो चुकी है? यानी अफगान पत्रकार की माने तो पंजशीर हार नहीं माने। और पंजशीर के ना डरने ना हारने की एक वजह यह भी है, पंजशीर के लड़ाकों ने अपने हथियार कभी सरेंडर नहीं किए। 2001 से 2007 के बीच अमेरिकी सेना ने अभियान चलाया था। अफगान सरकार ने सभी लड़ाकों से हथियार सरेंडर कराया था, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने तब भी हथियार सरेंडर नहीं किए। स्टिंगर मिसाइल को छोड़कर सभी हथियार अपने पास रख लिए। शायद उन्हें इल्म था कि यह दिन आएगा और यही वजह है कि बाकी जगहों पर लड़ाकों की हार हुई और पंजशीर अब भी टिका हुआ है। और शायद इसलिए पंजशीर का हौसला तालिबान के तमाम धमकियों के बावजूद भी तनिक भी नहीं डिगा। और जरा जिगरा तो देखिए इनका। एक तस्वीर ऐसी सामने आई। और इससे साफ हो गया कि वो अभी पंजशीर में ही है और तालिबान की तमाम धमकियों से डर भी नहीं रहे।
और तालिबान की घुड़कियों पर ट्वीट कर लिखते हैं, तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर की घाटी में प्रवेश द्वार के पास इकट्ठा होने की कोशिश की है, जबकि पहले ही पास के अंदरबान घाटी में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है और शायद ही वहां से कोई जिंदा लौटा है। हमारे लड़ाकों ने सालंग राजमार्ग को बंद कर दिया है और ये ऐसे इलाके हैं जिनसे तालिबान को बचना चाहिए था। फिर मिलते हैं। यानी साफ कि आरंभ बहुत प्रचंड हुआ है। पंजशीर में घुसने की पहली कोशिश में तालिबान ने खूब लातें खाई है, भाग भाग कर जान बचाई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उपराष्ट्रपति सालेह और अहमद मसूद के लड़ाकों के साथ अब वहां सेना उतर आई है। बड़ी संख्या में सेना के साहसी जवान पंजशीर पहुंच चुके हैं, जंग की तैयारी कर रहे हैं, परेड से हुंकारी भर रहे हैं। पंजशीर की घाटी में कुछ इस तरह से सेना के जवान परेड कर रहे हैं। तस्वीरों में पीछे आपको अफगान सेना के हेलीकॉप्टर और टैंक भी नजर आएंगे और अफगान सेना के कई बड़े अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में यह एहसास है कि अगर जंग हुई तो बहुत जबरदस्त होगी। काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। आज तजाकिस्तान के दुशांबे से एयर इंडिया के विमान के जरिए कुछ और भारतीयों को दिल्ली लाया जाएगा। जी नमस्ते सर, ये देखो ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में। ये तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रहे उन सिखों की हैं जिन्होंने उस देश में अपना सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़े कुछ यादें और आशीर्वाद के तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब लेकर। ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का। तालिबान के अत्याचार से बचकर भारत आ रहे सिख समुदाय के लोग काबुल गुरुद्वारे से अपने साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां लेकर आज दिल्ली आने वाले हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की ये तीनों प्रतियां दिल्ली के न्यू महावीर नगर गुरुद्वारे में रखी जाएंगी। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद लगातार खराब होते हालात के बीच भारत सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन मिशन काबुल के जरिए लगातार हिंदुस्तानियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। भारत सरकार अपने नागरिकों के अलावा अफगानी सिख और हिंदुओं को भी वापस ला रही है। अफगानिस्तान में हालात दिन पर दिन कितने बदतर होते जा रहे हैं, उसकी खौफनाक तस्वीर अफगानिस्तान से रेस्क्यू कर लाए जा रहे लोगों की आंखों से साफ दिख रही है। हालात बहुत खराब है सर, प्लीज सर जाने दो। सडनली हमको बोला कि पैक योर स्टफ, वी हैव टू मूव। तो हम लोग ने फटाफट जो भी हमारे हाथ में आया हमने फटाफट पैक किया और हम लोग ने कोशिश किया कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकले। माहौल तो बहुत डेंजर है वहाँ पर, उधर कब्जा जो हो गया उसका तालिबान का हो गया। क्योंकि देखा उधर सिचुएशन इतना खराब है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। उधर का जो नागरिक है वो तालिबान से बिल्कुल उसका रूल रेगुलेशन से बहुत डरता है, उनके साथ रहना भी नहीं चाहता है। तालिबान के दरिंदों ने अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति बर्बाद कर दी है। तालिबान के साए में वहां फंसी महिलाएं पल पल खौफ के साए में जीने पर मजबूर हैं और जो तालिबानी रात से बचकर वापस आ गई हैं, वो अब तक उस काली रात के खौफ को भुला नहीं पाई हैं। अफगानिस्तान की सिचुएशन ऐसी हुआ कि हम कभी भी नहीं सोचते थे। जाना चाहूँगी तो भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारा औरतों का बहुत बुरे हालात हैं और उनके साथ बहुत जुल्म होता था वहाँ पर। मुझे एक बार मारा था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, उल्टी कर रही थी, तो उसने इस तरह क्यों कहते कि क्यों अपना बुर्का उतारा। मेरे पैर पे भी गोली मारी है। औरतें काम ना करे, बच्चियां ना पढ़े बस, और घर से ना निकले, तो अभी भी वैसे ही चल रहा है। अफगानिस्तान में खौफ और खतरे से भरे माहौल के बीच से भारत सरकार अब तक 736 से ज्यादा लोगों को तालिबानी आतंक से बचाकर वापस ले आई है। आज भी दुशांबे से कई लोग एयर इंडिया विमान से दिल्ली आ रहे हैं। इस विमान ने कल काबुल से दुशांबे के लिए उड़ान भरी थी। काबुल से लोगों को सुरक्षित बचाकर वापस लाने के लिए वायुसेना के C-17, C-19, एयरफोर्स का 130J और एयर इंडिया के विमान लगातार लगे हैं।
भारत सरकार की कोशिश है कि काबुल में हालात और बिगड़ने से पहले सभी भारतीय नागरिकों और अफगानी हिंदू और सिख लोगों को वापस लाया जा सके। तो कोशिश यही जारी है लगातार कि वहां फंसे हुए भारतीयों को जल्द से जल्द देश वापस लाया जा सके। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से हमारे साथ हमारी सहयोगी इला काज़मी जुड़ रही है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। इला, क्या कुछ अपडेट है इसी को लेकर आपके पास? जी, जो अफगानिस्तान में लगातार तालिबान का कहर जारी है प्रतिमा, उससे आज भी कुछ लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जिसमें न केवल भारतीय नागरिक बल्कि कुछ सिख परिवार भी शामिल हैं और उनके साथ साथ 3 गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भी यहां पर पहुंचेंगी, जिनको दिल्ली में ही एक गुरुद्वारे में स्थापित किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सोमवार को भी 146 लोग अलग अलग 4 फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद उनका पूरा जो प्रोटोकॉल होता है कोरोना का वो हुआ था, टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद जिनकी भी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव थी उनको जाने दिया गया था। उसी तरह से आज भी जब लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच ये लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद पूरा जो कोविड का नियम है, कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके तहत उन पूरी प्रक्रिया होगी, जिसके बाद जो लोग भी नेगेटिव होंगे उनको अपने घर जाने दिया जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको अस्पताल भेजा जाएगा। और अब तक ये लगभग 700 लोग जो है भारत सरकार निकाल करके ला चुकी है अफगानिस्तान से। ये जो पूरा क्यास है भारत सरकार का वो यही है कि हालात और भी ख़राब होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को वहाँ से निकाला जा सके। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लगातार अपनी नज़र बनाकर रखिए। 736 लोगों की अब तक वतन वापसी हो चुकी है और अब भी इंतजार कुछ लोगों का जिनकी वापसी आज होनी है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान अंधकार की तरफ जा रहा है। अपने भविष्य को बचाने के लिए लोग लगातार भाग रहे हैं। अब ताज़ा खबर ये है कि रोबोटिक्स में दुनिया भर में चर्चा बटोरने वाली अफगानी छात्राएं भी अफगानिस्तान छोड़कर कतर चली गई हैं। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक सभी छात्राएं कतर जा चुकी हैं। छात्राओं की उम्र 15 से 18 साल के बीच है। लैंडमाइन डिटेक्टर और कार के पार्ट्स की मदद से कम लागत में वेंटिलेटर बनाकर इन छात्राओं ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। अमेरिका में 2017 में हुए पहले वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड में भी इन छात्राओं ने हिस्सा लिया। दोहा में मौजूद ये छात्राएं अब अपने भविष्य को लेकर फैसला करेंगी। एयर इंडिया का विमान भारतीयों को लेकर ताजिकिस्तान के दुशांबे से फिलहाल रवाना हो चुका है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का विमान दुशांबे से थोड़ी देर पहले उड़ान भर चुका है, जिसके सुबह तकरीबन 11 बजे तक दिल्ली पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। 736 यात्री वापस लाए जा चुके हैं काबुल से और अब कुछ और यात्रियों को आज लेकर वापस आएगा एयर इंडिया का विमान। ताजिकिस्तान से इस वक्त उड़ान भर चुका है विमान और लगातार भारत सरकार की तरफ से पहल वतन वापसी की, जो अफगानिस्तान में फंसे लोग थे उनकी वतन वापसी की। और आज भी एयर इंडिया का विमान भारतीयों को लेकर पहुंचेगा। सुबह 11 बजे तक विमान के दिल्ली पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। आपको बता दें अब तक कुल 736 लोगों को भारत लाया जा चुका है। इसमें कुछ अफगान सिख और हिंदू भी हैं। साथ ही भारतीय लोग हैं जो अफगानिस्तान में काम के सिलसिले में रह रहे थे, उन्हें भारत वापस लाया जा चुका है। प्रणय हमारे साथ ताज़ा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। प्रणय, ये विमान आज सुबह 11 बजे पहुंचने वाला है, कितने यात्री होंगे इसमें? देखिए, इसमें 80 से ज़्यादा जो है नागरिक हैं इसके अंदर, जिसके अंदर कुछ भारतीय नागरिक भी हैं। इसके अलावा अफगान सिख परिवार जो हैं वो हैं। इसके अलावा 3 गुरुद्वारा साहब हैं इसके अंदर जो काबुल गुरुद्वारे से लाए जा रहे हैं। इन लोगों को पहले कल काबुल से दुशांबे पहुंचाया गया था और उसके बाद जो एयर इंडिया की विशेष उड़ान है AI 1956, इसके जरिए इन लोगों को लाया जा रहा है। विमान करीब 4:45 पर दुशांबे से उड़ा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 11 बजे के बाद ही ये विमान दिल्ली पहुंच पाएगा। और इसके साथ ही भारत के इवैक्यूएशन ऑपरेशन का एक बड़ा हिस्सा पूरा होता है काबुल से। हालांकि अब भी कुछ लोगों के फंसे होने की रिपोर्ट है अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में, खास तौर पर जलालाबाद या मज़ार शरीफ या हिरात के इलाकों में। लेकिन उन लोगों के साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से काबुल पहुंचेंगे, क्योंकि काबुल से तो ऑपरेशन हो रहे हैं। अफगानिस्तान से निकलने का एकमात्र रास्ता इस समय काबुल है और काबुल पहुंचने के बाद ही उन लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रणय बता रहे हैं कि 80 से ज़्यादा लोग हैं जो कि आज भारत लौट रहे हैं और इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आगे सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे।
तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से भारतीयों के साथ अफगान सिख और हिंदू परिवार भी भारत आ रहे हैं। काबुल से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां अपने साथ ला रहे हैं सिख, जो दिल्ली के गुरुद्वारे में स्थापित की जाएंगी। अफगानिस्तान में फंसे 146 लोग कल देश वापस लाए गए। कतर की राजधानी दोहा से 4 विमान दिल्ली पहुंचे। देश लौटे सभी लोगों ने भारत सरकार को शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अब तक वहां फंसे 700 से ज्यादा लोगों को भारत वापस लाया जा चुका है, जिनमें कई अफगानी नागरिक भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से फोन पर बात की। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर। अफगानिस्तान संकट पर परसों सुबह 11 बजे केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों के नेताओं को मौजूदा हालात की जानकारी देंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की सीएए वाली टिप्पणी पर ओवैसी का पलटवार। कहा, क्या आपने कानून नहीं पढ़ा? आप गुमराह कर रहे हैं। पुरी ने अफगानिस्तान से आ रहे सिखों का हवाला देकर सीएए की जरूरत बताई थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदू और सिख लोग जिस कष्टकारी दौर से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए नागरिकता संशोधन कानून बेहद जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का आज अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर होगा विशेष सत्र। दोपहर 1:30 बजे से चर्चा होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था, जिसे 89 देशों ने समर्थन दिया। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आज वर्चुअली बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता में ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान संकट पर चर्चा संभव है। तालिबान ने अमेरिका को दी नई और खुली धमकी। कहा, अगर 31 अगस्त तक अपने सैनिक अफगानिस्तान से वापस नहीं बुलाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तालिबान नेता खलील हक्कानी पाकिस्तानी मीडिया से बोला, हम अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह के विरोधी नहीं थे, दोनों को माफ किया, दोनों लौट सकते हैं वापस। तालिबान ने हाजी मोहम्मद इदरीस को बैंक ऑफ अफगानिस्तान का कार्यकारी डायरेक्टर नियुक्त किया। इससे पहले अजमल अहमदी थे प्रमुख, जिन्होंने जो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भागे थे। तालिबान के समर्थन में खुलकर आया पाकिस्तान। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बोले, तालिबान ने ईमानदारी दिखाई, उसने माफी की घोषणा की। कुरैशी के जल्द अफगानिस्तान पहुंचने की भी अटकलें हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बीती रात से चल रही आतंकियों से बड़ी मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। श्रीनगर के अलूची बाग इलाके में कल लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर हुए। आतंकियों के नाम अब्बास शेख और शाकिब मंजूर। इनमें अब्बास लश्कर का कमांडर था। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड फेंका, 1 जवान घायल। हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। बीएसएफ के बीओपी ब्लू चेक पोस्ट के पास नजर आया ड्रोन। इससे पहले अर्निया बॉर्डर पर दिखा ड्रोन। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार। सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के 11 नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मिलकर जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की। दिल्ली में तकरीबन 45 मिनट ये बैठक चली। नीतीश कुमार ने एबीपी न्यूज से कहा, पीएम ने सभी नेताओं की बात ध्यान से सुनी। हमें उम्मीद है कि वो जातीय जनगणना की हमारी मांग पर विचार करेंगे, सकारात्मक निर्णय लेंगे। नीतीश कुमार का दावा, जातीय जनगणना कराने से सभी जातियों के लोगों का सही आंकड़ा सामने आ पाएगा। उनके लिए योजनाएं सही से लागू की जा सकेंगी। पीएम मोदी से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा, जातीय जनगणना राष्ट्र हित में है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित तबकों को मिल सके, इसके लिए जाति के आधार पर जनगणना कराना बेहद जरूरी। जातीय जनगणना पर एआईएमआईएम चीफ ने कहा, पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए जातीय जनगणना कराना जरूरी है। पीएम मोदी को इस पर कानून बनाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के घर आज सुबह 11 बजे गुपकार गठबंधन की बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली पहुंचा। आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी से मिलेंगे सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। 2.5 साल बाद सीएम नहीं बनाए जाने से सिंहदेव के नाराज होने की पिछले कई महीनों से खबर है। पंजाब कांग्रेस में फिर चढ़ा घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली अपने बयान पर कायम। कहा, जो कुछ भी कहना था सोशल मीडिया पर कह दिया है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर जानकारी मांगी। बोले, कुछ भी आपत्तिजनक हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट में कहा था, कश्मीर देश के 2 टुकड़े कर उस पर भारत और पाकिस्तान ने कब्जा किया। पाकिस्तान की आलोचना करने पर भी सवाल उठाए थे। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली के कश्मीर वाले बयान पर सीएम अमरिंदर के बाद मनीष तिवारी भी उखड़े। कहा, पाकिस्तान के प्रति झुकाव रखने वाले लोगों को प्रदेश कांग्रेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलविंदर सिंह माली को चेतावनी देते हुए कहा था, कश्मीर पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर ना बोलें। राष्ट्र विरोधी बयानों से देश का माहौल खराब होगा। कैप्टन खेमे के कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने सिद्धू के सलाहकारों की सोच को तालिबानी बताया। कहा, ऐसी तालिबानी सोच वाले सलाहकार से किनारा करे सिद्धू। इंदौर पिटाई कांड पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। वो नाम बदलकर चूड़ी बेच रहा था। 2 अलग-अलग आधार कार्ड भी मिले। दोनों पक्षों पर हुई कार्रवाई। कांग्रेस ने एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को झूठा बताया। प्रवक्ता अब्बास हाफिज बोले, ये घटना शर्मनाक। चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति बेगुनाह है, उस पर कार्रवाई गलत। एबीपी न्यूज से बोले नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस इसे बेवजह मुद्दा बना रही है। ये लिंचिंग की घटना नहीं, ये बच्ची से छेड़छाड़ की घटना है जिस पर कार्रवाई की गई। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इंदौर पिटाई कांड पर असदुद्दीन ओवैसी ने शिवराज सरकार को घेरा। कहा, एमपी के गृह मंत्री खुलकर अपराधियों के लिए बहाने बना रहे हैं। चुनी हुई सरकार और उग्रवादी भीड़ में कोई फर्क नहीं। फटाफट अंदाज में कोरोना अपडेट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम की चेतावनी, अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, जिसमें रोज 5 लाख तक केस आ सकते हैं। 2 महीने तक रह सकता है तीसरी लहर का प्रकोप। अफगानिस्तान से कल भारत लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,072 नए केस मिले। 160 दिन में पहली बार एक दिन में इतने कम केस। 389 संक्रमित मरीजों की मौत। दिल्ली से कोरोना को लेकर राहत की खबर। पिछले 24 घंटे में इस साल के सबसे कम 17 नए केस मिले। लगातार चौथे दिन कोई मौत नहीं हुई। यूपी में आज से खुल रहे हैं 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। 2 शिफ्ट में चलेंगे स्कूल। 50% छात्रों को ही मौजूदगी होगी। मास्क लगाना अनिवार्य। 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। कर्नाटक में कल से खुल गए कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल। तमिलनाडु में सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खोले गए। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के कपाट सभी भक्तों के लिए कल से खोले गए। शनिवार रविवार को छोड़कर बाकी दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन की इजाजत। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन को एफडीए ने पूरी तरह से मंजूरी दी। फुल अप्रूवल वाली दुनिया की पहली वैक्सीन बनी। 16 से अधिक उम्र के लोगों को लग सकेगा टीका। बिहार के सारण में दिगवरा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ भरा बाढ़ का पानी। पीएचसी पर पहुंचने के लिए मरीज जान जोखिम में डालकर यहां पहुंच रहे। बिहार के जहानाबाद में हुई भारी बारिश के चलते जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में पानी भर गया है। अस्पताल के बच्चा वार्ड यानी एसएनसीयू में पानी घुस जाने से बच्चों का इलाज करवा रहे परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में करीब महीने भर के भीतर दोबारा बाढ़ का कहर देखने को मिला है। जिले के औराई प्रखंड के कई गांव फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए। उत्तराखंड के चंपावत में अब तक का सबसे भयावह भूस्खलन देखने को मिला। चंपावत जिले में टनकपुर से चंपावत जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर स्वाला के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया।
दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी केस में आरोपी पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की। कहा, यहां तालिबान का नहीं, कानून का राज है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किसान आंदोलन की वजह से बंद सड़कों को खोलने के लिए हल निकालने का आदेश दिया। कहा, इस तरह सड़क बंद नहीं की जा सकती। 20 सितंबर को अगली सुनवाई। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। पंजाब के गन्ना किसानों के समर्थन में उतरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू। कहा, एमएसपी 310 रुपए से बढ़कर 400 रुपए किया जाए, बकाया राशि का जल्द भुगतान। पंजाब में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाला की हुंकार। बोले, गन्ना के मूल्यों में बढ़ोतरी की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कनॉट प्लेस पर देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। प्रदूषण कम करेगा स्मॉग टावर। केजरीवाल बोले, अगर ये कारगर रहा तो और टावर लगवाए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज से मुंबई का 2 दिन का दौरा। सुबह 11:30 बजे आयकर के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। दोपहर 2 बजे जीएसटी और कस्टम अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। महाराष्ट्र में दही हांडी आयोजन को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़ी बैठक की। 30 अगस्त को देश भर में मनेगा जन्माष्टमी का त्योहार, लेकिन कोरोना को लेकर कड़ी पाबंदियां होंगी। नारायण राणे के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। नासिक क्राइम ब्रांच की टीम को चिपलून जाकर राणे की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। दरअसल नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें उन पर कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। इसी को लेकर अब उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं लगातार, और जिस तरीके की भीड़ इस जन आशीर्वाद यात्रा में निकल रही है, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी के आदेश देने पर सियासत गर्म होना वाजिब है। तो यहां पर कुल मिलाकर नारायण राणे की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए और इस पर अब सियासत गर्म हो सकती है। ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और इसी में कोरोना नियमों की अनदेखी के आरोप इन पर लग रहे हैं। भारी मात्रा में भीड़ जुट रही है और किसी भी तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा है। तो नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। नासिक क्राइम ब्रांच की टीम को चिपलून जाकर राणे की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए गए हैं। नारायण राणे इस वक्त जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसपे उन पर कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लग रहे हैं। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। रौनक, किस मामले में उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं? जी देखिए, मुख्य तौर पर जन आशीर्वाद यात्रा नारायण राणे की महाराष्ट्र के कोकण इलाके में कल से ही शुरू हुई और महाड़ इलाके में जब ये यात्रा पहुंची, उस दौरान कल देर शाम 7 बजे नारायण राणे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया। पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या दही हांडी उत्सव जिसे महाराष्ट्र सरकार मनाने के लिए बैन कर रही है, ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो मुख्य तौर पर उन्होंने जो जवाब दिया उसमें काफी उनकी जुबान जो है वो फिसल गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें देश के स्वतंत्रता का उत्सव के बारे में जानकारी नहीं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं बात नहीं कर सकता और ऐसे व्यक्ति को तो मैं एक रख दूंगा, यानी मार दूंगा। अगर मैं वहां पर होता तो मैं उस वक्त उनको मार देता। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो नारायण राणे ने किया और उसी को लेकर शिवसेना जो है वो आक्रामक है और कल शिवसैनिकों ने इस मामले में मामला दर्ज कराया है देर रात और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस तरह की बात जो है सामने निकल कर आ रही है। जी रौनक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उद्धव ठाकरे पर बयानबाजी को लेकर नारायण राणे निशाने पर है और अब इस पर सियासत और तेज होती नजर आ रही है। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM ने बड़ी चेतावनी दी है, जिसके मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर अगले महीने आ सकती है। NIDM के मुताबिक कोरोना की ये लहर 2 महीने तक रह सकती है, जिसमें 5 लाख तक प्रतिदिन केसेस आ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की मौजूदा रफ्तार से क्या हम कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर पाएंगे? सितंबर में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। एक दिन में 5 लाख केस आएंगे, खुद को कैसे बचाएंगे? तीसरी लहर कितना मचाएगी कहर? हिंदुस्तान की तैयारी
कितनी पूरी कितनी अधूरी। खबर डराने वाली है लेकिन जरूरी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसकी रिपोर्ट में जो लिखा है वो आपके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले इस 55 पन्ने की रिपोर्ट की मुख्य बातें जान लेते हैं। उसके बाद तीसरी लहर के कहर से बचने के लिए देश की तैयारियों का विश्लेषण करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर सितंबर महीने में आ सकती है। तीसरी लहर का असर सितंबर और अक्टूबर महीने में रह सकता है। सितंबर में प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा मामले आ सकते हैं। अक्टूबर के बाद स्थिति सामान्य हो सकती है। अलग अलग ग्रुप से आने वाले बच्चों के लिए अलग अलग योजनाएं बनानी होंगी। हम लोगों ने अभी अच्छे सबके सहयोग से संक्रमण को रोक के रखा है, कम करके रखा है। यदि इसी प्रकार से लोगों का व्यवहार रहा, कोविड उचित व्यवहार रहा, अनुकूल व्यवहार रहा, तो हम हो सकता है तीसरी लहर को बहुत कम अवस्था में देखें और उससे उतना नुकसान हमको न हो जितना दूसरी लहर में हुआ। आज भी हर किसी को कोरोना की पिछली 2 लहरों का दर्द सताता है। जब देश ने अपनों को खोया, ये बीमारी पिछले साल से इंसानी जिंदगी के खिलाफ काल बनी हुई है। अब सवाल बड़ा ये कि कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़े इस नई जंग के लिए क्या हम तैयार हैं? रोकने के लिए सबसे जरूरी है फुल वैक्सीनेशन। इसकी रिपोर्ट डराने वाली है, क्योंकि जैसी बुलेट रफ्तार की जरूरत तीसरी लहर को रोकने के लिए चाहिए थी, वैसी रफ्तार अब तक देश के टीकाकरण अभियान ने नहीं पकड़ी है। 23 अगस्त तक भारत में 33.9% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगा है, जबकि फुल वैक्सीनेशन वालों की संख्या महज 9.8% है। हाल ये है कि 10 से भी कम फीसदी लोगों को देश में अब तक कोरोना की वैक्सीन लगी है। भारत में अब तक 6 वैक्सीन को लगाने की मंजूरी मिली है, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना, जायडस कैडिला और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन शामिल है। लेकिन अभी भी देश में सिर्फ 3 वैक्सीन ही लग रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। 23 अगस्त के शाम 7 बजे तक देश में 51 करोड़ 8 लाख 80 हजार लोगों को कोविशील्ड और 7 करोड़ 22 लाख 66 हजार 110 लोगों को कोवैक्सीन का टीका लगा है, जबकि स्पुतनिक के देश में सिर्फ 6 लाख 99 हजार 29 टीके ही लगे हैं। जायडस कैडिला को तो हाल ही में मंजूरी मिली है, लेकिन मॉडर्ना को तो इमरजेंसी यूज का अप्रूवल भारत में काफी पहले मिल चुका है। 30 जुलाई को भारत में मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दी गई, जबकि 7 अगस्त को जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज को भी अनुमति मिली। लेकिन लगनी दोनों में से अब तक कोई भी शुरू नहीं हुई है। यही हाल स्पुतनिक वी का भी है। वो लग तो रही है, लेकिन बेहद कम रफ्तार से। अप्रैल में मंजूरी के बावजूद इस वैक्सीन के देश में सिर्फ 6,99,029 टीके ही लगे हैं। अब बात उस वैक्सीन की करते हैं जिसे सबसे पहले WHO ने इमरजेंसी अप्रूवल की अनुमति दी, यानी बात फाइजर की। फाइजर भारत को जुलाई से अक्टूबर 2021 तक 5 करोड़ खुराक देने को तैयार था, लेकिन मामला अटक गया और अब तक अटका ही हुआ है। कानूनी सुरक्षा की मांग को लेकर अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और केंद्र सरकार के बीच मामला फंसा हुआ है। फाइजर भारत से कानूनी सुरक्षा की मांग कर रही है। भारत ने अब तक किसी भी टीका कंपनी को गंभीर साइड इफेक्ट होने पर मुआवजा लागत से सुरक्षा नहीं दी है, जबकि फाइजर ने ब्रिटेन और अमेरिका में इस क्लॉज पर मंजूरी हासिल कर ली है। भारत को वैक्सीन की जरूरत है। सरकार वैक्सीन को मंजूरी भी दे रही है, लेकिन वैक्सीन विदेश से आ नहीं रही और इससे स्थितियां बिगड़ने का खतरा है। जानकार तीसरी लहर से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने पर जोर दे रहे हैं। यदि बच्चों के चारों तरफ जो कहते हैं ना, एक बबुल क्लियर कर दीजिए अब, या कोकून कर दीजिए कि बच्चा बीच में है, उसके चारों तरफ जितने लोग हैं, यदि वो सब प्रोटेक्टेड हैं, या तो उनको संक्रमण हो चुका है या उनको टीकाकरण हो चुका है, तो बच्चे स्वतः ही प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो स्कूल यदि खुलते हैं और स्कूल बच्चे जाते हैं, तो उसमें जितने स्टाफ, एडल्ट स्टाफ है, टीकाकरण होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे बच्चे सुरक्षित रहें। अगर
12 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका मिलना शुरू हो जाए सितंबर अक्टूबर से, तो वो टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। सेकेंड वेव में यंग लोग ज्यादा अफेक्ट हुए, बट पीडियाट्रिक एज ग्रुप ऑलमोस्ट सेम ही डाटा है, सेम ही इंसिडेंस है, सीवियरिटी की भी सिमिलरिटी, एक्सेप्ट फीवर थोड़ा ज्यादा आया था। उससे ज्यादा सीवियर पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अभी तक हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि ज्यादा अफेक्ट हुए थे, चाहे वो डेल्टा वेव ले लें या अल्फा वेव ले लें। अब सेकेंड हम बात करते हैं, अनलाइकली होगा कि इस बार भी अगर वेव आती भी अक्टूबर नवंबर में, प्राइमरीली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अफेक्ट करेगी। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन से खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज़ पर। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके के खतरे की हम बात कर रहे हैं, अभी एक हफ्ते का वक्त बाकी है जब हम सितंबर महीने में दाखिल कर जाएंगे, और अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है यानी सितंबर में थर्ड वेव का अंदेशा जता रहे हैं हम। ऐसा क्या हो जाएगा कि एक हफ्ते बाद जब हम सितंबर में दाखिल होंगे तो हम ऐसा भी अनुमान जता रहे हैं कि एक दिन में 5 लाख तक केस आ सकते हैं? देखिए 5 लाख केस के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एक्सपर्ट्स है उनका ये मानना है कि अभी जो फेस्टिव सीजन जैसे रक्षाबंधन अभी गया है, काफी लार्ज स्केल पे लोग एक दूसरे से मिले हैं, तो ऐसी उम्मीद करें इसके चलते केसेस में स्पर्ट आ सकता है, और बेसिकली उसके बेसिस पे शायद ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है। बट 5 लाख आई थिंक एक पिछले वेव में जो अचानक से तेजी आई थी, जो सेकेंड वेव में हमने देखा था कि केसेस स्टार्ट हुए और अचानक से पीक पे पहुंच गए, जो ऑलमोस्ट 4 लाख के ऊपर पहुंच गए थे पीक टाइम में, तो उसी को अंदाजे में रखते हुए शायद ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है। बट पिछले और इस वेव में फर्क ये है कि इसमें एटलीस्ट 33% लोगों को एक शॉट वैक्सीन का लग चुका है। पिछले वेव में जो सीरो सर्वे उसके बाद जो किया गया उसमें अराउंड 60-65% लोगों में एंटीबॉडी के प्रेजेंस है, तो ऐसा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्लस लोगों में अगर सावधानी रहे तो ऐसा शायद ना हो पाए, बट ये प्रेडिक्शंस हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये सही ही हो। लेकिन एक चीज हमने इस कोविड-19 में सीखा है कि जब भी हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं उसका उल्टा हो जाता है, तो होपफुली ऐसा प्रेडिक्शन शायद जो किया गया वो सही ना हो और हम सुरक्षित रहें। डॉक्टर नीरज, चूंकि इस तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा था, अब ऐसे में जो कि उनका वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं है, अभी इसकी शुरुआत की नहीं गई है, तो क्या बच्चों का ही वर्ग सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड रह सकता है इस तीसरी लहर में? देखिए जो ये वायरस है बच्चों को कोई बहुत ज्यादा अभी तक इफेक्ट उस वे में नहीं कर रहा था। जो अगर आप फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को अगर कंपेयर भी करें, एब्सोल्यूट नंबर सेकेंड वेव में बढ़ गया होगा क्योंकि ओवरऑल लोग ज्यादा इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन जो परसेंटेज है वो 10 से 12% के बीच में बच्चों के इन्फेक्शन के बारे में रहा है। और जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बच्चों में जो डिफाइन किया गया था उसमें कोई चेंज नहीं आया, जैसे ACE2 रिसेप्टर्स हो, बच्चों का इम्यून रिस्पॉन्स इस वायरस के अगेंस्ट हो, बच्चों में कोमॉर्बिडिटी के चांसेस कम होते हैं, बच्चों का जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है वो ज्यादा जल्दी रिप्लिकेट कर सकता है, अपने आप को रिपेयर कर सकता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। तो इन सब चीजों के फैक्टर्स अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। तो अनलेस वायरस की बहुत ही ज्यादा म्यूटेट होकर अपना स्वरूप ना बदल ले, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए कि बच्चे ही ज्यादा अफेक्ट होंगे। इनफैक्ट जो बच्चों में सीरो प्रेवलेंस है वो ऑलमोस्ट एडल्ट के बराबर ही है। तो जो रिस्क पहले जितना बच्चों में था फर्स्ट और सेकेंड वेव में, उससे ज्यादा रिस्क होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जो ये प्रेडिक्शन है कि 5 लाख केसेस पर डे आएंगे, तो उसमें बच्चों का प्रोपोर्शन डेफिनेटली जो है एब्सोल्यूट नंबर में जरूर बढ़ेगा। प्रोपोर्शन वही 10 से 12% के आसपास ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो इससे कोई बहुत ज्यादा जो ये पैनिक की सिचुएशन लोग करें कि नहीं बच्चे ही अफेक्ट होंगे, ऐसा थोड़ा सा मुझे लगता है कि फार ओवर रीच है। आई मीन ये प्रेडिक्शन थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। डॉक्टर नीरज, जैसा कि आप कह रहे हैं, पहली और दूसरी वेव के दौरान हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बच्चे इम्पैक्ट नहीं हुए, और अगर किसी को कोविड हुआ भी था तो वो एसिम्प्टोमेटिक थे ज़्यादातर, हमने ये खुद भी देखा है। लेकिन अब हम जब थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, अब स्कूल्स भी खुल रहे हैं कई सारे राज्यों में, ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना, भले ही वायरस म्यूटेट होता है नहीं होता, ये तो आगे की चीज़ है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है ये, वो अपना स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन फिर भी खतरा तो बरकरार है। ऐसे में क्या कुछ करें वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की सोच रहे हैं? देखिए ये जो है, जैसे ऑनरेबल पीएम ने कहा सबका साथ सबका प्रयास, तो इस कोविड-19 पैंडेमिक को रोकने में, अपने लाइफ को वापस से सुचारू रूप से चालू करने में सभी का सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट रोल जो स्कूल मैनेजमेंट का है। तो पेरेंट्स एकदम बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर घर में कोई बीमार है
बच्चा बीमार है उससे बिल्कुल स्कूल न भेजें जब भी स्कूल शुरू होगा। बच्चों में एक प्रवृत्ति होती है कि जो पेरेंट्स करते हैं उसको वो फॉलो करते हैं, तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो पालन अगर पेरेंट्स करेंगे, बच्चों को समझाएंगे कि भाई क्यों जरूरी है। आफ्टर ऑल बच्चे भी स्कूल जाना चाहते हैं। एक तरह से देख लीजिए कि बच्चों पे ही लॉकडाउन अभी तक लगा हुआ है, बाकी पूरी दुनिया खुल चुकी है। तो ये बच्चे भी अब वो उस लॉकडाउन से थक चुके हैं और वो भी स्कूल जाना चाहते हैं। तो अगर उन्हें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में समझाएं, स्कूल में जो भी स्टाफ है अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कराएं, तो शायद ये हम फटाफट से शुरू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर नीरज। बिल्कुल आपकी बात से मैं भी वाकिफ हूँ, जो कि आपने कहा कि जिस तरीके से सामान्य जिंदगी में लौटना सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। बच्चे तो पिछले साल भर से लॉकडाउन में ही जिंदगी बिता रहे हैं, ऐसे में उनको भी स्कूल जाना है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि पेरेंट्स बच्चों को समझाएं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा होना चाहिए। देखिए, थर्ड वेव का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, लेकिन अभी तो सेकेंड वेव भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अभी दुनिया के देशों में कितने केसेज आ रहे हैं जानने के लिए चलते हैं शिखा के पास। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं दुनिया में आखिर कोरोना की मौजूदा रफ्तार है क्या। इस टच स्क्रीन के जरिए हम आपको अलग अलग देशों का आंकड़ा सबसे पहले समझाते हैं। अगर हम बात करें ईरान की, तो आप देखिए पिछले 24 घंटे में 36,000 मामले आए हैं और एक्टिव केसेस फिलहाल ईरान में 6,42,000। यूके का अगर जिक्र करें तो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा कहता है 32,000 और एक्टिव केसेस यूके में 13,04,000। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 31,000 केसेस आए हैं और एक्टिव केसेस फिलहाल वहां 74,27,000। जापान के बारे में बात करें तो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा 26,000 और एक्टिव केसेस अभी फिलहाल जापान में 2,10,000। और अगर अपने देश भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा कहता है 25,000 केसेस आए हैं और एक्टिव केसेस अभी फिलहाल 3,33,000 हैं। अन्य देशों का भी जिक्र कर लेते हैं। रूस का अगर जिक्र करें तो 24 घंटे में 21,000 केसेस यानी एक्टिव केसेस अभी फिलहाल 5,51,000। मैक्सिको का जिक्र करें तो 24 घंटे में 20,000 मामले यानी एक्टिव केसेस मैक्सिको में 4,26,000। मलेशिया में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा 20,000 और एक्टिव केसेस 2,62,000। थाईलैंड में पिछले 24 घंटे में मामले आए हैं 19,000 और एक्टिव केसेस फिलहाल थाईलैंड में मात्र 2 लाख। और टर्की के बारे में बताएं आपको 24 घंटे में 19,000 मामले और एक्टिव केसेस 4,52,000। तो देखिए, कोरोना मरीजों के लिहाज से भारत का 5वां नंबर है। अभी भी भारत में प्रतिदिन 25,000 केसेस आ रहे हैं। ऐसे में हम अगर कोरोना के नियमों का ढंग से पालन करें तो थर्ड वेव में जो खतरा होना है ना, वो कम से कम बहुत ही लिमिटेड होगा और आप अपने आप को थर्ड वेव से जरूर बचा पाएंगे। नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, नासिक क्राइम ब्रांच की टीम को चिपलून जाकर राणे की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। दरअसल राणे जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जिनमें उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर उनपे केस जो है वो दर्ज किया गया है। तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों की वजह से नारायण राणे के ऊपर केस दर्ज किया गया और अब उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं संवाददाता रौनक कुकड़े के पास। रौनक, गिरफ्तारी के लिए कह दिया गया है, तो ये पूरा मामला अब किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही सियासत भी जाहिर है तेज हो जाएगी? ये निश्चित तौर पर सियासत देखने को जरूर यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का जो दौरा, जन आशीर्वाद यात्रा जब से महाराष्ट्र में शुरू हुई है तब से ही यहाँ की उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो नारायण राणे को लेकर काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रही है। मुंबई में करीबन 22 एफआईआर जो है इसके पहले ही दर्ज की जा चुकी है। हालांकि इन एफआईआरों में नारायण राणे का नाम अब तक नहीं था। जो आयोजक थे इन जन आशीर्वाद यात्रा के, जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरी है वहाँ के आयोजकों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज किया था। लेकिन अब जब ये यात्रा कल कोकण इलाके में पहुंची है, जो शिवसेना का गढ़ कहा जाता है और नारायण राणे भी इस कोकण इलाके से आते हैं, इस इलाके में महाड़ एक एरिया है जहां पर कल नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देर शाम संबोधित किया और इस संबोधन के दौरान निश्चित तौर पर जिस शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर किया है, उसको लेकर शिवसेना जो है वो काफी भड़क गई है और इसी वजह से मुख्यमंत्री का अपमान करने के मामले में उनके खिलाफ नासिक में साइबर
साइबर ब्रांच में मामला जो है वो दर्ज किया गया है और हमें जो जानकारी मिल रही है नासिक साइबर की टीम जो है वो कोकण के लिए रवाना हो गई है। अभी फिलहाल कोकण के चिपलून इलाके में नारायण राणे रुके हुए हैं क्योंकि आज सुबह 10 बजे से उनकी फिर से यात्रा जो है वो शुरू होनी है। रौनक, इस बीच एक और अपडेट अपने दर्शकों को देना बहुत जरूरी हो जाता है इस खबर के बाद, चूंकि गहमा गहमी शुरू हो गई है। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने ट्वीट कर दिया है। उन्होंने लिखा है, युवा सेना के सदस्यों के जुहू में मेरे घर के बाहर प्रदर्शन की खबर हमें मिल रही है। या तो मुंबई पुलिस उन्हें रोके या फिर आगे जो होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। शेर की गुफा में घुस आने की गलती ना करें, हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये लिखा है नीतीश राणे ने। रौनक कुकड़े का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। तो इस पूरे मामले पर जैसा कि आप कह रहे थे रौनक की सियासत गर्म होगी, नीतीश राणे का ये ट्वीट क्या बताता है? जी देखिए, नीतीश राणे और राणे फैमिली के निश्चित तौर पर अगर एक एग्रेसिव हमेशा से जो है वो देखने को मिला है और इस ट्वीट के माध्यम से भी वो जिस तरह से शिवसेना को एक तरह से चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि इस तरह का हंगामा होना चाहिए जिसका वो माइलेज अपने इलाके यानी खासतौर से कोकण इलाके में उठा सके। मुख्य तौर पर आपको पता है कि जब से केंद्रीय मंत्री का पदभार जो है वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने स्वीकारा है उसके बाद से लगातार वो शिवसेना पर हमला हो रहे हैं और सीधा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रहे हैं। और ये जो ट्वीट जी रौनक, लगातार अब अपनी नजर बनाकर रखिए। तो अब ऐसा है कि महाराष्ट्र में पूरी तरीके से सियासत एक बार फिर से जोरों पर है। आगे जो कुछ भी होगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी। आज दुशांबे से एयर इंडिया विमान से दिल्ली पहुंचेंगे 78 लोग, जिनमें 25 भारतीय हैं। विमान दुशांबे से रवाना हो चुका है। सुबह 11 बजे तक ये विमान दिल्ली पहुंच सकता है। कल इन सभी लोगों को वायुसेना के विमान से काबुल से दुशांबे पहुंचाया गया। काबुल से सिख यात्री अपने साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी लेकर आ रहे हैं, जिन्हें पश्चिमी दिल्ली के न्यू महावीर नगर गुरुद्वारे में स्थापित किया जाएगा। फ्लाइट में भारत आ रहे यात्रियों ने लगाया जो बोले सोनिहाल का जयकारा। अफगानिस्तान में फंसे 146 भारतीय कल वापस लाए गए थे। दोहा से 4 विमान दिल्ली पहुंचे। देश लौटकर आए सभी लोगों ने भारत सरकार को शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अब तक वहां फंसे 700 से ज्यादा लोगों को भारत वापस लाया जा चुका है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान से लोगों को निकालने में धर्म के आधार पर काम किया जा रहा है। ओवैसी ने पूछा है कि आपको रिलीजन के मामले में तटस्थ होने से किसने रोका। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की सीएए वाली टिप्पणी पर भी ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पुरी ने अफगानिस्तान से आ रहे सिखों का हवाला देकर सीएए की जरूरत बताई थी। पंजशीर घाटी के आसपास तालिबान लड़ाकों का जमावड़ा बढ़ रहा है। इस बीच पंजशीर के मुखिया अहमद मसूद ने कहा कि वो पंजशीर को किसी के हाथों में नहीं सौंपेंगे। अहमद मसूद ने यह भी कहा कि तालिबान के साथ समझौते की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर समझौता नहीं होता है तो वो जंग के लिए भी तैयार है। इस बीच अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि पंजशीर के रास्तों को बंद कर दिया गया है और हम हाई अलर्ट पर हैं। अफगानिस्तान को लेकर आज कई बैठकें होंगी। दोपहर 1:30 बजे यूएनएचआरसी का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। वहीं ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान की स्थिति पर आज G7 देशों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसमें शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की भी आज वर्चुअल बैठक होनी है। चलिए तो अब देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें। कहीं सियासी टिप्पणी में एक्शन हो गया तो कहीं पार्टी के अंदर नया घमासान छिड़ गया। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने नारायण राणे की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। राणे पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर केस दर्ज किया गया है। राणे अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर कोंकण दौरे पर है। वहां जब उनसे उद्धव के बारे में सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र में मंदिर बंद है और अब दही हांडी पर भी रोक लगा देगी, तो उन्होंने कहा, ऐसे सीएम के बारे में बात नहीं करना चाहता जिसे ये भी पता ना हो कि देश को आजादी मिले कितने साल हो गए हैं। ऐसे लोगों के कान के नीचे लगाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर शिव सैनिक नाराज हो गए हैं। मुंबई के दादर टीटी इलाके में स्थानीय पार्षद अमय घोले ने
मुर्गी चोर के नारे के साथ नारायण राणे का एक बड़ा फोटो बैनर लगाया है। इस तरह के पोस्टरों से मुंबई में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। महाराष्ट्र में 30 अगस्त से होने वाले दही हांडी के उत्सव को लेकर उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक तौर पर उत्सव मनाने से परहेज करें। लेकिन बीजेपी ने धमकी दी है कि चाहे जो हो, दही हांडी का उत्सव होकर रहेगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने कैप्टन अमरिंदर पर पलटवार करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम की 2 फोटो शेयर किए हैं। एक फोटो में अरूसा पंजाब के डीजीपी के साथ और दूसरे में सीएम अमरिंदर के साथ नजर आ रही हैं। माली ने सवाल पूछा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल उठाने से पहले बताएं कि आपने अरूसा आलम को कांग्रेस में कब शामिल किया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली पहुंचा। सुबह 11 बजे राहुल गांधी से मिलेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। पहले से तय समझौते के मुताबिक 2.5 साल बाद सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज है टीएस सिंहदेव। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश की अगुवाई में बिहार की 10 पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल कल पीएम मोदी से मिला और जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की। करीब 45 मिनट चली बैठक के बाद नीतीश ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो जातीय जनगणना की हमारी मांग पर विचार करेंगे और सकारात्मक निर्णय लेंगे। देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तीसरी लहर में सितंबर महीने में प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा मामले आ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस संभावना के तहत अक्टूबर महीने में ये मामले घटकर 2 लाख होने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद स्थिति सामान्य होने की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अभी दूसरी लहर का ही खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे में 25,000 के करीब नए केस आए हैं, जबकि कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी 3,33,000 के करीब है। देश में वैक्सीनेशन भी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। अब तक सिर्फ 10% ही लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है। और देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी से जुड़ी कुछ अहम खबरें अब जान लेते हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का बुलंदशहर के नरोरा में राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। यूपी के अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर, अलीगढ़ में कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाएंगे सड़क मार्ग के नाम। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ऐलान किया। यूपी में आज से 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूल 2 शिफ्ट में चलेंगे। एक शिफ्ट में 50% छात्र और दूसरी शिफ्ट में बाकी 50% छात्र स्कूल आएंगे। इस दौरान छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यूपी में 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल 16 अगस्त से ही खुल चुके हैं। यूपी के आगरा में जन्मदिन के जश्न के दौरान इमारत की छत ढहने से 2 लोगों की मौत और 15 के करीब लोग घायल हुए। बचाव टीम मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे लोगों को निकाल रही है। अफगानिस्तान से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रुकने का असर ड्राई फ्रूट्स की कीमतों पर भी अब नजर आने लगा है। ड्राई फ्रूट व्यापारियों का कहना है कि अफगानिस्तान से इंपोर्ट बंद होने से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। और अब देख लेते हैं एमपी और बिहार की खबरें। एमपी में चूड़ी बेचने वाले की पिटाई मामले में सियासी उबाल आ गया है, तो बिहार में लालू के बेटों की लड़ाई और बाढ़ बारिश से जुड़ा ताजा अपडेट दे देते हैं। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले की पिटाई के मामले में नया मोड़ आ गया है। चूड़ी बेचने वाले युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले चूड़ी बेचने वाले की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि युवक की धर्म पूछकर पिटाई की गई। पिटाई के मामले में भी अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों में जंग छिड़ गई है। उत्तराधिकार की इस लड़ाई ने ऐसी शक्ल ले ली है कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया है। अक्सर शंखनाद कर युद्ध की शुरुआत की बात करने वाले तेज प्रताप अब राष्ट्र कवि दिनकर की कविताओं का सहारा ले रहे हैं और अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं। बिहार के सारण में दिगवारा सामुदायिक केंद्र के चारों तरफ भरा बाढ़ का पानी। पीएचसी पर पहुंचने के लिए मरीज जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं। ब्लॉक परिसर में भी जलभराव होने की वजह से परिसर के चारों तरफ 5 से 7 फीट तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। पानी भरा होने की वजह से अधिकारी 1 से 2 फीट पानी में खड़े होकर काम कर रहे हैं। बिहार के जहानाबाद में हुई भारी बारिश के चलते जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में पानी भर गया। अस्पताल के बच्चा वार्ड यानी
SNCU में पानी भर जाने से बच्चों का इलाज करवा रहे परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के अंदर भी पानी घुसने से परेशानी और बढ़ गई है। मरीजों के परिजन इसके लिए अस्पताल प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में करीब महीने भर के भीतर दोबारा बाढ़ का कहर देखने को मिला है। जिले के औराई प्रखंड के कई गांव फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदियों में उफान जारी है। बच्चों को स्कूल जाने में भारी दिक्कत हो रही है क्योंकि सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। और अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली की कोरोना से लेकर क्राइम और प्रदर्शन तक की खबरें। दिल्ली से कोरोना को लेकर राहत की खबर आई है। पिछले 24 घंटे में 17 नए केसेस मिले हैं। लगातार चौथे दिन कोई मौत नहीं हुई। दिल्ली में कोरोना के कम होते केसेस के चलते सोमवार से दुकानों को पहले ही की तरह बिना किसी रोक टोक के खोलने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। उम्मीद की जा रही है कि इससे दिल्ली का प्रदूषण कम होगा। सर्दी के मौसम में जब दिल्ली पर धुंध छाती है और हरियाणा में पराली जलती है तो दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के खिलाफ दिल्ली में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के दफ्तर के बाहर अफगान नागरिकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि अफगानिस्तान में लोगों के हक छीने जा रहे हैं। दिल्ली में ज्वेलर्स ने सरकार के हॉलमार्क के नए नियम को लेकर प्रदर्शन किया है। सरकार हॉलमार्क के लिए एक QR कोड लागू करने जा रही है, जिसका ज्वेलर्स लगातार विरोध कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर समेत कुछ और राज्यों की अहम खबरें देख लेते हैं। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान छेड़ दिया है। बीती रात 10 बजे सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इसके अलावा कल श्रीनगर के अलूची बाग इलाके में लश्कर के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इन आतंकियों की पहचान अब्बास शेख और शाकिब मंजूर के तौर पर हुई है। फारूक अब्दुल्ला के घर सुबह 11 बजे गुप्कार गठबंधन की बैठक। जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा संभव है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। बीएसएफ के बीओपी ब्लू चेक पोस्ट के पास नजर आया ड्रोन। सरहद पास से ड्रोन के जरिए लगातार भारतीय सीमा में हथियार गिराने से लेकर हमले करने की साजिश रची जा रही है। लद्दाख के करगिल जिले में 30 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। कोरोना की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब केस कम होने के बाद स्कूलों को फिर से खोल दिया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा लेकर हिमाचल के दौरे पर हैं। 5वें दिन कल वो हिमाचल के ऊना पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना संकट के दौरान सबकी मदद की। उत्तराखंड के चंपावत में अब तक का सबसे भयावह भूस्खलन देखने को मिला। चंपावत जिले में टनकपुर से चंपावत जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर स्वाला के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। पहाड़ी से बोल्डर, पेड़ और भारी भरकम मलबा नीचे आकर गिरा। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के कपाट सभी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। अब शनिवार, रविवार को छोड़कर बाकी दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आम लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पाएंगे। कोरोना की वजह से पिछले 4 महीनों से मंदिर में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद अब मंदिर खोला गया है। हालांकि भक्तों को यहाँ कोरोना नियमों का पालन करना ही होगा। पक्ष और विपक्ष के बीच छोटी छोटी बात को लेकर वार पलटवार होते आपने देखा होगा, लेकिन पंजाब में तो कांग्रेस के अंदर ही सिर्फ उट्टबल शुरू हो गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कभी कैप्टन पर सिद्धू हावी, तो सिद्धू पर कैप्टन का पलड़ा भारी। और इसी तरह 2 दिग्गजों की जंग जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सुलह की सारी कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं। सीएम और सिद्धू की इस लड़ाई में नए हथियार का नाम है मलविंदर सिंह माली। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली के बहाने सिद्धू और अमरिंदर में आर पार का नया अध्याय लिखा जा रहा है। पूरे विवाद की जड़ में जाने से पहले सिद्धू के सलाहकार का कैप्टन पर ये पलटवार देखिए।
माली ने सोशल मीडिया पर ये 2 तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता और उनकी पत्नी और चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन के साथ पाकिस्तानी पत्रकार अरुसा आलम है, जो कैप्टन की करीबी मानी जाती हैं। माली ने इन तस्वीरों के साथ लिखा, ये हैं आपके सलाहकार। आपकी औकात इतनी रह गई है कि सिद्धू के सलाहकार से सियासी लड़ाई लड़े। आप राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हो, तो ये बताओ कि आपने अरुसा आलम को कब कांग्रेस में शामिल किया था? आपकी सलाहकार तो अरुसा आलम है, तभी तो डीजीपी और मुख्य सचिव अरुसा का आशीर्वाद ले रहे हैं। अरुसा पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपर्ट पत्रकार हैं और आपके सिसवा फार्म हाउस में रहती हैं। साथ ही माली ने बादल के इशारे पर राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का भी आरोप लगाया। सवाल उठता है कि ये मामला इतना आगे पहुंचा कैसे? तो जवाब है माली का 13 अगस्त को किया गया पोस्ट। 13 अगस्त को सिद्धू के सलाहकार माली ने कश्मीर पर भारत के कब्जे जैसा शब्द इस्तेमाल कर इसकी शुरुआत की। साथ ही पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की विवादित तस्वीर भी पोस्ट कर दी। माली के इस पोस्ट ने कैप्टन कैंप को हमले का मौका दे दिया और कैप्टन ने सिद्धू के सलाहकार को पाकिस्तान परस्त बताते हुए जमकर फटकार लगाई। जो व्यक्ति ये मानते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्या उनको इस मुल्क में, पार्टी तो आप छोड़िए, इस मुल्क में भी रहने का हक है? सिद्धू ने अपने सलाहकार को घर भी तलब किया, लेकिन माली अपने बयान पर कायम है। तो मैं कहना मेरे सोशल मीडिया ते कहा होया ओही फाइनल आ। वाइट मैं एक टीवी वाले नूं दित्ते सी, ओदा तोड़ मरोड़ के तोता बनाता। मेरा सोशल मीडिया देखो, मेरिया पोस्टां देखो, ओही मेरा वर्षन आ। सिद्धू कैप्टन के झगड़े पर पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। मैंने जानकारी ली थी सिद्धू जी, और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है। वो किसी और संदर्भ में कुछ और बातें कही गई थी, उसके कुछ हिस्से को ले करके उसको आगे पीछे जोड़ करके पेश किया गया है। हरीश रावत का बयान लीपा पोती की तरह नजर आ रहा है, लेकिन विवाद के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है सिद्धू की चुप्पी। सलाहकार के विवादित पोस्ट पर सिद्धू बिल्कुल खामोश है, जिससे कैप्टन अमरिंदर को आक्रामक होने का मौका मिल गया है। चुनाव के मुहाने पर खड़े पंजाब में सिद्धू कैप्टन की खेमाबंदी ने कांग्रेस के लिए एक बार फिर परेशानी खड़ी कर दी है। नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। नासिक क्राइम ब्रांच की टीम को चिपलून जाकर राणे की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। दरअसल नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें उन पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा है, जिसी को लेकर उन पर केस दर्ज हुआ है। तो इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गर्म हो रही है। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने कहा है कि जुहू में उनके घर पर युवा सेना के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे में अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सियासत गर्म है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। नासिक पुलिस ने ही यह आदेश दिए हैं, मामला दर्ज भी किया है। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे थे, जिस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया और अब उनकी गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में नारायण राणे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। तो यहाँ नहले पर दहला वाली राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। नारायण राणे ने कुछ कहा तो उनके खिलाफ पोस्टर्स भी चस्पा कर दिए गए। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, इस मामले में सियासत तो गर्माती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से नीतीश राणे का ट्वीट आया, उसके बाद और क्या रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है उसके मद्देनजर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिन जो है वो काफी तनाव भरे रहने वाले हैं महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में, क्योंकि गिरफ्तारी का आदेश निकल चुका है और नासिक पुलिस की एक टीम भी निकल चुकी है नारायण राणे को गिरफ्तार करने के लिए। ऐसी स्थिति में नारायण राणे के समर्थकों और शिवसैनिकों के बीच टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसे कि नीतीश राणे का एक ट्वीट आया है, तो हमें भी जानकारी मिली है कि युवा सेना की ओर से मुंबई में किसी तरह की हिंसक प्रतिक्रिया जो नारायण राणे ने बयान दिया है उसको लेकर की जा सकती है नारायण राणे का जो जुहू में घर है वहां पर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगातार मामले दर्ज किए जाने का सिलसिला भी नारायण राणे के खिलाफ जारी है। नासिक में मामला दर्ज हुआ साइबर पुलिस थाने में, उसके बाद पुणे में भी मामला दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा और महाराष्ट्र के अलग अलग ठिकानों में भी मामले दर्ज किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर
ये सियासत नारायण राणे और शिवसेना के बीच हो रही है और नारायण राणे की छवि भी जो है कुछ वैसी ही रही है जैसी कि शिवसेना नेताओं की रही। नारायण राणे शिवसेना के ही प्रोडक्ट रहे हैं और यही माना जा रहा है कि जब उनको बीजेपी में शामिल किया गया तो उसके पीछे मंशा यही थी कि शिवसेना को कोई उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाला शख्स मिलना चाहिए और यही कारण है कि नारायण राणे जो है जब अपनी जन आशीर्वाद यात्रा मुंबई में और मुंबई के बाहर अलग अलग कोंकण के इलाकों में कर रहे हैं तो सीधे सीधे शिवसेना को टारगेट कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने जो विवादित बयान दिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उसके पहले भी 2 दिनों पहले उन्होंने एक और बयान दिया था कि शिवसेना के जो मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, वो पार्टी से ऊब गए हैं और उनका काम सिर्फ हस्ताक्षर करने का ही रह गया है फाइलों पर और उनको भी शिवसेना जो है बुलावा, बीजेपी बुलावा देगी उन्हें। तो उनके इस बयान से ही शिवसेना काफी चिढ़ी हुई थी और उसके बाद जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपना बयान दे दिया तो उसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया और उसके बाद ही ये आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की कार्रवाई शुरू हुई। जी जितेंद्र, सो दरअसल जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं राणे इस दौरान, तो क्या अब इस बयान के बाद इस यात्रा पर भी असर पड़ने की उम्मीद है? देखिए, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो जाहिर तौर पर उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी जब मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर और मुंबई के आसपास जो पालघर के इलाके हैं, वसई विरार के इलाके हैं, जब वो वहां पर जन आशीर्वाद यात्रा के तहत वो जा रहे थे तो उसके बाद जो आयोजक थे उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन नारायण राणे के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह का बयान चिपलून में दिया उसके बाद खुद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और अगर एक बार उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो जाहिर तौर पर जन आशीर्वाद यात्रा रुक जाएगी, क्योंकि गिरफ्तारी की जो आदेश हमारे पास आया है उस आदेश को देखकर पता चलता है कि उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इनको गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करना है और नासिक पुलिस की टीम चिपलून पहुंच रही है, जहां पर उनकी गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तार करके उनको नासिक लाया जा सकता है। जितेंद्र, क्योंकि आप ही ने बताया कि इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जुहू स्थित उनके घर पर किसी तरीके की हिंसक घटना को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ आशंका मात्र है, लेकिन ऐसे में क्या सुरक्षा बढ़ा दी गई है घर के बाहर? क्योंकि नीतीश राणे ने खुद ट्वीट कर कहा है कि जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदारी मेरी नहीं। जी हाँ, मुंबई पुलिस अपनी तरफ से एहतियात बरत रही है। मुंबई पुलिस को अंदाजा है कि किस तरह का हिंसक संघर्ष जो है वो नारायण राणे के समर्थकों के बीच और शिवसैनिकों के बीच हो सकता है। पहले से ही केंद्रीय मंत्री होने के नाते और महाराष्ट्र के आला नेता होने के नाते उनके घर के इर्द गिर्द सुरक्षा रहती है, लेकिन जो ताजा वातावरण निर्माण हुआ है उसको देखते हुए सुरक्षा और मुस्तैद वहां पर की जा रही है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। गणेश, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा इससे निकाली गई कि वहाँ के लोगों से संपर्क किया जा सके, लेकिन यहाँ तो एक नई सियासत ही खड़ी हो गई है। गणेश से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, तो देखिए लगातार दरअसल हम खबर आप तक यहीं पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत जोरों पर है। नासिक क्राइम ब्रांच की टीम को चिपलून जाकर राणे की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं और ये पूरा मामला दरअसल ये है कि नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा, जिसको लेकर उन पर केस दर्ज किया गया है और जल्द गिरफ्तारी भी संभव है। तो ये देखिए, आपको 2 तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया नारायण राणे ने और जिसके बाद गिरफ्तारी की मांग तेज हो रही थी और केस दर्ज होने के बाद अब उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लगातार उनके खिलाफ पोस्टर्स भी चस्पा किए जा रहे हैं प्रतिमा, और अब महाराष्ट्र की सियासत जो है एक अलग मोड़ ले रही है। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, जिस तरीके से नासिक पुलिस ने गिरफ्तारी के आदेश दिया, ऐसा जानकारी अभी जितेंद्र भी दे रहे थे कि नासिक पुलिस निकल भी चुकी उनकी गिरफ्तारी के लिए। केंद्रीय मंत्री के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकना अपने आप में सियासी पारा हाई होना तय है। बिल्कुल, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नासिक की टीम चिपलून के लिए रवाना हुई है, जहां पर नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। और ये सिर्फ नारायण राणे विरुद्ध मुख्यमंत्री नहीं, तो ये बीजेपी विरुद्ध शिवसेना है, केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार भी है। ये 3 पहलू हैं इस पूरी कार्रवाई को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि
जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो नरेंद्र मोदी इनके कहने पर निकाली गई, तो उनकी यात्रा रोकी जाएगी अगर वो गिरफ्तार हुए हैं तो उसके मायने इस तरह के भी हैं। और आपको बता दूं कि ये अभी की बात नहीं है, पिछले कई महीनों से चला आ रहा है कि नारायण राणे, उनके दोनों बेटे, शिवसेना, खासतौर पर ठाकरे परिवार, मुख्यमंत्री के परिवार को लेकर टिप्पणियां करते आ रहे हैं। तो कई बार ये भावनाएं कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने भी रखी गई कि हमने नारायण राणे को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन शिवसेना प्रमुख होने के नाते वो कार्रवाई ज़रूर करते, लेकिन वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या निर्माण होती है राज्य में, ये देखकर तभी चुप रहे थे। खास तौर पर जब जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की समाधि पर गए, वहाँ पर उन्होंने नतमस्तक हुए, उस समय भी एक तीव्र प्रतिक्रिया कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से आई थी, लेकिन तभी भी मुख्यमंत्री ने संयम रखा था। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद खुद मुख्यमंत्री और युवा सेना आदित्य ठाकरे, इन सब की तरफ से ये बात कही गई कि अब हमें रास्ते पर उतरकर नारायण राणे के सारे सवालों के या उनके आरोपों के जवाब देने चाहिए और वो जो कह रहे हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तब जाकर ये एफआईआर हुई है और एक नहीं, दो नहीं, 3 एफआईआर हुई है। एक महाड़ में एफआईआर हुई है, एक साइबर पुलिस स्टेशन नासिक में एफआईआर हुई है और एक पुणे में एफआईआर हुई है। इसी तरह और एफआईआर राज्य भर में दर्ज की जाएंगी और एक के बाद एक नारायण राणे को गिरफ्तार करके गिरफ्तारी के इस पूरे जाल में फंसाने की कोशिश शिवसेना की तरफ से हो रही है। आपको ये बता दूं कि युवा सेना की तरफ से राज्य भर में आंदोलन भी किए जाएंगे। जिला स्तर पर शिवसेना ने आदेश दिए हैं कि नारायण राणे के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो है वो आंदोलन किए जाएं। ये पूरा जो घटनाक्रम है वो शिवसेना और बीजेपी की जो बीच दूरियां हैं वो और बढ़ा देंगी और एक राजनीतिक संघर्ष राज्य में देखने मिलेगा। इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई थी। जो बंगाल में एक राजनीति का दौर देखा गया था, वही दौर महाराष्ट्र में। ये आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि रिश्ते में जो हमेशा से एक तलखियां नजर आई थी वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, आप लगातार नजर बनाकर रखिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा खबर आपको दे दें कि काबुल में फंसे लोगों को तजाकिस्तान के दुशांबे के रास्ते दिल्ली लाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस विमान में 25 भारतीय नागरिक समेत कुल 78 लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें सुबह 11 बजे के बाद विमान के दिल्ली में उतरने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी विमान में सिख समुदाय के लोग भी हैं जो अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 कॉपी लेकर आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के नेता गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप को दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव भी करेगी। आपको ये बता दें कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं इससे पहले की हैं, जब इससे पिछला विमान आया था। ये ताज़ा तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं जिसमें सिख समुदाय के लोग सवार थे और उन्होंने जो बोले सो निहाल के जयकारे लगाए। तो पहली तस्वीर जिसमें जो बोले सो निहाल की गूंज से पूरा विमान गूंजा हुआ है और भारत माता के जयकारे लगे 3 दिन पहले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, तो रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी प्रणय उपाध्याय का, जो कि लगातार काबुल में जो स्थिति है और जिस तरीके से भारतीयों को रेस्क्यू किया जा रहा है उसका अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रणय, अभी तक का सबसे ताज़ा अपडेट, अभी जो हम तस्वीर विमान के अंदर से देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, भारत माता की जय के नारे इससे पहले गूंजे और आज जो बोले सो निहाल। निश्चित रूप से जो भारतीय इस विमान के अंदर सवार होकर दिल्ली पहुंच रहे हैं दुशानबे से, उन्होंने बहुत राहत की सांस ली होगी और खास तौर पर वो अफगान सिख जो 3 गुरु ग्रंथ साहब भी अपने साथ लेकर आ रहे हैं, उनके लिए भी निश्चित रूप से एक सुरक्षा और राहत और सुकून देने वाला एक क्षण होगा जिस समय वो एयर इंडिया की विमान 1956 के अंदर सवार हुए हैं और वहां से इस समय रास्ते में हैं। इनके 11 बजे के बाद दिल्ली पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। ये विमान इस समय भी हवा में है और इसे दिल्ली पहुंचना है। लेकिन ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि भारत ने जिस तरीके
तरीके से सुरक्षित अपने नागरिकों को भी निकाला, साथ साथ उन लोगों को भी निकाला अफगानिस्तान से, उन अफगान नागरिकों को, खासतौर पर अफगान सिखों और अफगान हिंदुओं को, जिन लोगों को इस समय मदद की जरूरत थी। काबुल के गुरुद्वारे से, ये गुरुद्वारा बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहां उदासी संप्रदाय यानी गुरु नानक देव जी के जो पुत्र थे वो अफगानिस्तान गए थे जब उन्होंने उस गुरुद्वारे की स्थापना की थी, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। और वहां से गुरु ग्रंथ साहब को निकाल के इसीलिए लाया गया है कि कहीं उनके साथ कोई बेअदबी न हो। इस चीज की जो आशंकाएं हैं, खासतौर पर जो सिख समुदाय है उसके अंदर इस चीज को लेकर डर है, आशंकाएं हैं कि तालिबान का राज आने के बाद किस तरीके की स्थितियां होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इसी स्थिति पर हमारी लगातार नजर भी बनी हुई है। प्रणय, एक तरफ तमाम देश अफगानिस्तान से अपने लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज अफगानिस्तान के बदले हालात को लेकर UNHRC और G7 देशों की बैठक भी होने वाली है। तो अब सबकी नजर 31 अगस्त के बाद होने वाले हालात पर है। क्या आज की बैठकों में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी है? निश्चित रूप से G7 देशों के अंदर इस चीज को लेके मत बटा हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर ब्रिटेन और कनाडा जैसे जो देश हैं उन लोगों का कहना है कि इसके ऊपर खासतौर पर ब्रिटेन का कहना है कि 31 अगस्त से आगे की मियाद बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए, बहुत सारे लोगों को जरूरत है। साथ ही अमेरिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने अचीव क्या किया। तो निश्चित रूप से कई मुल्कों का कहना है कि तालिबान अगर इसी रवैये के साथ आगे बढ़ता रहता है, अगर वहां पर अफगानिस्तान में अस्थिरता होती है, असुरक्षा होती है, लोगों के खिलाफ इस समय मानवाधिकार उल्लंघन के मामले होते हैं, तो तालिबान के ऊपर पाबंदियां लगाई जानी या सैंक्शंस की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। और UNHRC की बैठक में कई मुल्कों ने इस चीज को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। कई मानवाधिकार संगठन जो हैं वो इस चीज को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरीके से मानवाधिकार की स्थितियां वहां नजर आ रही हैं, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली हैं। जिस तरीके से माएं अपने बच्चों को जो बॉर्डर फेंसिंग है जो एयरपोर्ट की, उसके पार लोगों को दे रही हैं कि कम से कम बच्चे बचा लिए जाएं। छोटे छोटे बच्चे और परिवारों के साथ लोग काबुल के एयरपोर्ट पर पिछले 7 दिनों से मौजूद हैं और उनकी बस एक ही कोशिश है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान से निकल जाएं। और इसके पीछे केवल और केवल एकमात्र भय है, भय अफगानिस्तान में तालिबान के राज आने का। और उस भय के कारण अधिकतर लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। जो तमाम बातें वो लोग मीडिया कैमरों से भी कह रहे हैं या लोगों से कह रहे हैं या बता रहे हैं, वो जो गुहार लगा रहे हैं। तो इन तमाम हालात के बीच में निश्चित रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हैं, ये जो चिंतन है, ये महत्वपूर्ण होगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे कोई फैसला जो है वो इस तरीके से निकलेगा जो तालिबान पर या तो दबाव डाले कि वो वहां व्यवस्था कायम करे या फिर एक राहत या सुकून की कोई व्यवस्था इन लोगों के लिए बिल्कुल प्रणय, और इन बैठकों पर आप भी नजर बनाए रखिए, क्योंकि अपडेट्स के लिए हम आप ही का रुख करेंगे दोबारा। बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान से जुड़े लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो उनके अपनों पर गुजर रहा है। अभिनेत्री सलीना जेटली का रिश्ता भी अफगानिस्तान से, और उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपना दर्द साझा किया। काबुल एयरपोर्ट पर बदहवास महिलाएं, मदद का इंतजार करते बच्चे और किसी तरह देश से बाहर निकलने की होड़ में जुटे लोग। ये मंजर देखने के बाद अभिनेत्री सलीना जेटली भी भावुक है। उन्हें अपनों की चिंता सता रही है, क्योंकि उनके कई जानने वाले आज अफगानिस्तान में तालिबान के चंगुल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। लंबे वक्त से बॉलीवुड से दूर रह रही सलीना अचानक सुर्खियों में आ गई। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर सलीना इस मुद्दे पर चुप क्यों है, वो तालिबान राज पर अपनी राय क्यों नहीं जाहिर कर रही। इंस्टाग्राम पर सलीना ने एक बयान जारी कर इसकी वजह बताई। सलीना जेटली का जन्म काबुल में ही हुआ था। उनके पिता पंजाबी थे और मां अफगानी हिंदू, लेकिन उनका पालन पोषण भारत में ही हुआ है। सलीना ने अपने वीडियो स्टेटमेंट में बताया कि 4 पीढ़ी पहले उनके नाना की मां अफगानिस्तान छोड़कर भारत आई थी, लेकिन उनका परिवार आज भी उस मुल्क से अपना जुड़ाव महसूस करता है। सलीना जेटली की पहली फिल्म जानशी की शूटिंग भी अफगानिस्तान में हुई थी, लेकिन ये तब की बात है जब अफगानिस्तान में बदलाव का दौर शुरू हो चुका था। अफगानिस्तान बदल रहा था, लेकिन अब फिर से वहां तालिबान का कब्जा है और वहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की खबरों से सलीना जेटली सन्न है। देखा आपने इस कार्टून में मैंने क्या बनाया है? जी बिल्कुल इरफान जी, मैं देख पा रही हूँ पश्चिम बंगाल को लेकर आपने कार्टून बनाया, क्योंकि जहाँ खेला का जिक्र हो जाता है, मान लीजिए कि ममता बनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि 7 विधानसभा सीटें ऐसी जहाँ उपचुनाव होना अभी बाकी है, इसीलिए ममता बनर्जी आपके कार्टून के जरिए कह रही है कि खेला पूरा करो। ममता बहुत परेशान है इस कार्टून के अंदर, आप देख ही रहेंगे। वो कह रही है कि खेला पूरा करो, और रेफरी जो है वो खेल को लगता है फिलहाल पूरा करने के मूड में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो टीएमसी की पश्चिम बंगाल में जीत, उसका कोई भी मायना नहीं रहेगा। बिना ममता के ये जीत का कोई भी मायना नहीं है। अब देखना यह है
कि रेफरी इस खेल को आगे किस तरह से बढ़ाते हैं। तो चलिए, ये उपचुनाव जो है प्रतिमा वो भी दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी आपका। और इसी के साथ नमस्ते भारत में फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। फिलहाल मुझे और प्रतिमा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।